आज मैं अपने विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर नरेशन शुरू कर रहा हूँ और ग्रामर के लिहाज से ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले मैं अपने विद्यार्थियों को नरेशन की डिफिनीशन बताऊंगा कि नरेशन है क्या। नरेशन का जो है शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन। ये शब्द जो है नरेट शब्द से बना है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दें कि नरेट वर्णन करना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है वर्ब है और नरेशन जो वर्णन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है नाउन है। अब नरेशन की डिफिनीशन क्या होती है ये विद्यार्थी जानेंगे। नरेशन की डिफिनीशन में मात्र एक लाइन लिखी जाती है कि नरेशन इज मियरली ए स्टेटमेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे कि नरेशन इज मियरली ए स्टेटमेंट, जिसका मतलब हुआ कि नरेशन एक कथन है। एक कथन को ही जो है नरेशन कहा जाता है। कथन का मतलब हमारा जो है स्टेटमेंट से है। अब विद्यार्थी जो है ये जानेंगे कि किसी भी कथन को जो है प्रस्तुत करने का जो है दो तरीका होता है। एक डायरेक्ट माध्यम होता है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट माध्यम होता है। तो हम कह सकते हैं कि नरेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नरेशन के जो है दो प्रकार जो है दिए गए। डायरेक्ट नरेशन पहला है और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की मीनिंग होती है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन की मीनिंग होती है अप्रत्यक्ष कथन। विद्यार्थियों को ये भी जानना आवश्यक है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन में ये कहा जाता है कि जब हम वक्ता की बातों को उसी की भाषा में ज्यों का त्यों कह दें तो वह कथन जो है डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में हम ये कहते हैं कि जब हम वक्ता की बातों को उसी की भाषा में न कहकर उसे हम अपनी भाषा में प्रकट करते हैं तो वह कथन जो है क्या होता है, जो है इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है दिया गया है। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई एम अनेबल टू पे माई फीस, कि मैं अपनी फीस जमा कर पाने में असमर्थ हूँ। अब विद्यार्थी ये जानेंगे कि यहाँ पे वक्ता जो है रमेश है, यानी कि अपनी बात को कहने वाला, इसको हम स्पीकर बोलते हैं। मी जो है इनकी बात को जो है सुनने वाले हैं, तो मी को जो है हम किस में दिखाएंगे, जो है ऑडियंस में दिखाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जो है श्रोता। तो जो डायरेक्ट नरेशन की हम डिफिनीशन आपको दिए, डिफिनीशन एक बार विद्यार्थी फिर से सुनेंगे कि जब हम वक्ता की बातों को उसी की भाषा में ज्यों का त्यों लिख दें तो वह कथन जो है डायरेक्ट होता है। और इसमें जो है मुख्य बात यह है कि इसे हम कामा और इन्वर्टेड कामा में प्रदर्शित करते हैं। रमेश यहाँ वक्ता है, इनकी बातों को जो है कामा इन्वर्टेड कामा में ज्यों का त्यों रखा गया है। तो ब्रैकेट बना के ये जो है क्या हो गया, जो है डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसी को हम जो है डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। चाहे हम डायरेक्ट नरेशन कह लें चाहे डायरेक्ट स्पीच कह लें। इनडायरेक्ट की हमने जो परिभाषा दी वो ये था कि जब हम वक्ता की बातों को उसी की भाषा में न कहकर उसे हम अपनी भाषा में प्रकट करते हैं तो वह कथन क्या होता है, जो है इनडायरेक्ट होता है। अब अपनी भाषा में प्रकट करने का मतलब जब हम इसका उत्तर लिखते हैं तो हमारी भाषा कहाँ पे चेंज होती है, सेड टू बदल जाता है जो है किसमें, जो है टोल्ड में। यानी कि उत्तर लिखते समय हम लिखते हैं कि रमेश, सेड टू को चेंज करेंगे जो है टोल्ड में। इसका ऑब्जेक्ट जो है मी है। भाषा जो है परिवर्तित हुई, सेड टू जो है टोल्ड में बदला। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है, दोनों पार्ट्स को हम जो है दैट से जोड़ते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल जाता है। आई को हमें जो है रमेश से बदलना है
और सभी लोग जानते हैं कि रमेश जो है नाउन का शब्द है। तो नाउन का कोई भी शब्द होता है, चाहे वह प्रॉपर नाउन का हो, चाहे कॉमन नाउन का हो, चाहे कलेक्टिव नाउन का हो, मटेरियल नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। चूँकि आई फर्स्ट पर्सन है, हमें चेंज करना है रमेश से। रमेश थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। तो आई का चेंजेस जब रमेश से होगा तो यहाँ पे जो है हो जाएगा ही। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देख लेंगे कि किस टेंस में है। तो हमें मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। और टेंस परिवर्तन का नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी जो है पास्ट टेंस में हो जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस विद्यार्थी चेक करेंगे कि किस टेंस में है। यहाँ पे सहायक क्रिया इजामार लगी हुई है, उसके बाद जो है आगे एडजेक्टिव जो है दिया गया है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल के चला जाएगा जो है सिंपल पास्ट में, यानी कि ये इजामार बदलेगा तो जो है किस में हो जाएगा? वाज वेयर में। ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंपल पास्ट में जो है वाज का प्रयोग करेंगे। अनेबल टू पे। अब यहाँ पे जो है माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही बदलेगा। मैंने विद्यार्थियों को बताया कि रमेश थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन में हमने प्रोनाउन पहले से ही दे रखा है ही। और यहाँ पे माई का केस जो है पॉजेसिव है तो यहाँ पे ही का पॉजेसिव बना लेंगे तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी हमारी भाषा जो है चेंज हुई। माई की जगह पे जो है क्या हो गया? जो है हिज। आगे जो है इसका नाउन जो है फीस लिख देंगे और फुल स्टॉप करके जो है ये आंसर कंप्लीट है। जब विद्यार्थी देखेंगे दोनों स्टेटमेंट में, यानी कि दोनों वाक्यों में जब कंपैरिजन करेंगे तो उन्हें दूसरे वाक्य में भाषा जो है कुछ चेंज मिलेगी। जैसे पहला परिवर्तन हुआ है, सेड टू बदला है टोल्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया गया है, दोनों पार्ट जो है दैट से जोड़े गए हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल गया है। हमने बताया कि रमेश थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन ही यूज हुआ है। तो आई का परिवर्तन रमेश से हुआ तो यहाँ पे परिवर्तन ही हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट टेंस में है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल के चला गया जो है सिंपल पास्ट में, यानी इजेमार बदल गया वाज वेयर में। अनेबल एडजेक्टिव का कोई परिवर्तन होता नहीं है। टू पे इन्फिनेटिव भी नहीं बदलता है। और यहाँ पे जो है माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फिर हम रमेश से ही चेंज किए हैं और पहले ही हमने प्रोनाउन रमेश की जगह ही जो है रखा है। लेकिन यहाँ पे जो है माई का केस पॉजेसिव है तो हमने ही का पॉजेसिव बना के यहाँ पे हिज रख दिया है। आगे फीस लिख के जो है आंसर कंप्लीट कर दिया गया। तो यहाँ पर वक्ता की बातों को उसी की भाषा में ना कहकर यहाँ पे जो है अपनी भाषा में प्रकट किया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या हुआ? जो है इनडायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट। अब विद्यार्थियों को एक चीज़ जानना और आवश्यक है। एक एग्जाम्पल उनके सामने दिया जाए। रवि सेड टू मी आई एम एग्री with your proposal, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा बंद। विद्यार्थियों के सामने जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है और विद्यार्थियों को ये भी जानना आवश्यक होता है कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। तो मैं विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन चाहे डायरेक्ट स्पीच के जो है 2 पार्ट होते हैं। विद्यार्थी पूछते हैं गुरुजी कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि कामा का पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है इसको हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बोलते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा में जो बंद स्टेटमेंट है इसको हम जो है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट बोलते हैं। ये विद्यार्थियों को बताया क्यों जाता है? क्योंकि इनके आगे विद्यार्थियों को जितने भी नियम बताए जाएंगे सब यही कह के बताए जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब
और रिपोर्टेड स्पीच। जब हमारे मुंह से जो है रिपोर्टिंग वर्ब निकलेगा तो विद्यार्थियों का ध्यान जो है कामा के पहले वाले स्टेटमेंट पे होना चाहिए, और जब हमारे मुंह से जो है रिपोर्टेड स्पीच निकलेगा तो विद्यार्थियों का ध्यान जो है डबल इन्वर्टेड कामा में बंद स्टेटमेंट पे होना चाहिए। इस नाते जो है उनको बताया जाता है कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। कामा के पहले वाला स्टेटमेंट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है, और डबल इन्वर्टेड कामा में जो बंद स्टेटमेंट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है। अब एक चीज़ पे जो है और चर्चा करी जाए कि कितने सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है चेंज होता है, तो मैं बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस के जो पांचों प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला है जो है असर्टिव, पहला जो है असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा जो है इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव। तीसरा सेंटेंस जो है सिंपल का जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के बारे में हमारे विद्यार्थी जानते होंगे, क्योंकि जब छोटी क्लास में रहे होंगे जो है तो सेंटेंस का उनको जो है चैप्टर पढ़ाया गया होगा, उनके प्रकार बताए गए होंगे, उनकी डिफिनीशन बताई गई होगी, और हम सभी सेंटेंस को जो है कैसे पहचानते हैं जो है ये सब विद्यार्थियों को बताया गया होगा। 5वां सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये विद्यार्थियों को जो है बताया गया होगा। सिंपल सेंटेंस के जो 5 प्रकार होते हैं सभी में जो है डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं। विद्यार्थी अक्सर प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ये सिंपल के जो 5 सेंटेंस बताए गए हैं ये हम किसका चेक करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का चेक होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का चेक होता है। तो विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी भी आप सेंटेंस चेक करेंगे तो सेंटेंस हमेशा जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है चेक किया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है कौन सा है। सिंपल के जो 5 प्रकार हैं असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 अलग अलग चैप्टर के रूप में जो है उनको जो है अध्ययन करना पड़ता है, तभी जो है उनको नरेशन की पूरी जानकारी हो पाती है। अब इसमें से हम अपने विद्यार्थियों को जो है पहला सेंटेंस जो है शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में विद्यार्थियों को नरेशन के लिए जो है 7 नियम बताए जाते हैं। 7 नियम विद्यार्थियों को अपने ध्यान में रखना पड़ता है, तभी वह अच्छी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच यानी आंसर जो है लिख पाते हैं। अब वो 7 नियम कौन कौन से हैं विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहले नियम में उनको बताया जाता है कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरे में बताया जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और इनडायरेक्ट बनाने का जो है तीसरा रूल्स क्या है कि दैट के बाद आने वाला कोई सा भी शब्द रहेगा उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर से होता है, केवल प्रोनाउन आई को छोड़कर, और प्रॉपर नाउन का कोई शब्द रहेगा तो उसका कैपिटल से रहेगा। इन दोनों को अगर छोड़ दें तो दैट के बाद जितने भी शब्द आते हैं उसका पहला अक्षर जो है किससे होता है, स्मॉल लेटर से होता है। असर्टिव के जो है 3 नियम जो है विद्यार्थियों के सामने रखे गए। यहाँ पे स्टार्टिंग जो है हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। चौथा नियम इनडायरेक्ट बनाने का ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। हम चौथा नियम में यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, क्योंकि विद्यार्थी जब इनडायरेक्ट जो है लिखते हैं यानी आंसर जब लिखते हैं तो उनको सबसे पहले समस्या जो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन में ही होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट शुरू में ही पड़ता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करना है, इसके पहले जो है हमने
जो तीनों नियम बताए उनके विषय में जान लें। पहला नियम यह है कि इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। डायरेक्ट नरेशन में जो दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच का, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव है तो दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आइए एक चर्चा जो है असर्टिव सेंटेंस पे भी कर दें, नहीं तो विद्यार्थी हमेशा भ्रम में रहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है जानते तो होंगे ही, छोटी चीज़ें हैं जो है छोटी कक्षाओं में पढ़ाई गई हैं। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? द सेंटेंस विच एफर्म्स आर डीनीड टू बी एवर, यानी कि हमारे कहने का अर्थ ये था कि जिस सेंटेंस से कार्य के होने अथवा न होने की सूचना मिलती है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो है अफर्मेटिव है और दूसरा क्या है जो है निगेटिव सेंटेंस है। यानी कि इसकी डिफिनीशन के अनुसार मैंने कहा कि जिस सेंटेंस से कार्य के होने अथवा न होने की सूचना मिलती है वो क्या है जो है असर्टिव सेंटेंस है। जब कार्य के होने की सूचना मिलेगी तो वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है, और जब कार्य के न होने की सूचना मिलती है तो वाक्य जो है निगेटिव हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है अफर्मेटिव और दूसरा जो है निगेटिव। तीसरे नियम में क्या था? तीसरे नियम में यही था कि दैट के बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखते हैं, केवल प्रोनाउन आई को छोड़कर, और प्रॉपर नाउन का कोई शब्द रहेगा तो उसको छोड़कर। चौथे में है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, एक तरफ लिखा जाए कि डायरेक्ट और दूसरी तरफ लिखा जाए जो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसमें जो है पहली लाइन लिखी जाती है कि सेज का नो चेंज, दूसरे में लिखते हैं सेज टू का परिवर्तन टेल या टेल्स में करते हैं। तीसरी लाइन में जो है बताया जाता है कि सेट का नो चेंज, सेट का नो चेंज, और चौथी लाइन लिखी जाती है कि सेट टू का परिवर्तन टोल्ड में। पांचवी लाइन है कि विल शैल से का नो चेंज, विल शैल से का नो चेंज, और अंतिम लाइन उनकी है विल शैल से टू का परिवर्तन विल शैल टेल में, विल शैल टेल में करते हैं। अगर विद्यार्थियों को ये 6 लाइन याद है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब वो परिवर्तन करते हैं तो उनका जो है गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो विद्यार्थियों को जो है ये चौथे नियम में जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन लिखाया गया है ये उनको जो है कंठस्थ होना चाहिए, उनको याद होना चाहिए। पहली लाइन में लिखाया गया कि से रहेगा, चाहे सेज रहेगा तो उसका कोई परिवर्तन नहीं करना है। से टू रहेगा तो परिवर्तन टेल में कर दीजिएगा, अगर सेज टू रहेगा तो परिवर्तन हम टेल्स में करेंगे। सेड रहेगा तो नो चेंज, और सेड टू का परिवर्तन जो है टोल्ड में करेंगे। विल शैल से रहेगा तो इसका हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और विल शैल से टू रहेगा तो इसका परिवर्तन हम विल शैल टेल में कर देंगे। अब विद्यार्थियों को नरेशन में सबसे ज़्यादा समस्या जहाँ पर होती है वो जो है प्रोनाउन बदलने में होती है। प्रोनाउन कैसे जो है चेंज किया जाए, इसके लिए जो है उनको 5वां नियम दिया जाता है, सन का नियम, जिसमें जो है विद्यार्थी जो है इस नियम को जानकर प्रोनाउन बड़े आराम से जो है बदल लेते हैं। तो रूल नंबर 5 में लिखा जाए कि प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम, परिवर्तन संबंधी नियम। प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम क्या है, विद्यार्थियों को जो है ये जानना आवश्यक है। प्रोनाउन बदलने के लिए तो विद्यार्थियों का पहला प्रश्न होता है कि गुरुजी प्रोनाउन जो है किसका बदला जाता है, तो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों को जानकारी दिलाने के लिए
कि प्रोनाउन हमेशा जो है रिपोर्टेड स्पीच का बदलते हैं, और सन के नियम के अनुसार ही हम जो है प्रोनाउन जो है चेंज कर सकते हैं। सन का नियम क्या है, एक फिगर देखिएगा सभी लोग ध्यान से, यस ओ एन। यस का मतलब जो है सब्जेक्ट हो गया, ओ का मतलब जो है ऑब्जेक्ट हो गया, एन का मतलब नो चेंज, और नीचे जो है 1 लिखा जाता है और यहाँ पे 2 लिखा जाता है, यहाँ पे 3। यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। सन के नियम में विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट से बदल जाता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सारे विद्यार्थी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में जो है जो प्रोनाउन आते हैं उनकी संख्या जो है 6 होती है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है ये 6 प्रोनाउन कहीं पर भी दिखते हैं तो इनको आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलना होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन का हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे विद्यार्थी जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का जो है कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ एन का मीन्स है जो है नो चेंज। तो ये रहा जो है सन का नियम। तो सन का स्ट्रक्चर जो है सारे विद्यार्थियों को जो है याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जब दिमाग में हमेशा रहते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को जब हम बदलते हैं यानी जब उत्तर लिखते हैं तो प्रोनाउन बदलने में हमें कोई जो है दिक्कत समस्या नहीं होती है। इस नाते विद्यार्थियों को ये सन का नियम जो है अवश्य याद होना चाहिए। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में जो है 6वां नियम बताऊंगा। उसमें जो है उनको ये दिया जाता है कि निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ये नियम जो है उनको जो है अगले वीडियो में समझाया जाएगा, और मैं ये प्रयास करूँगा कि इसके आगे के नियम विद्यार्थियों को जो है अच्छी तरह से समझ में आए, वो पूरी तरह से संतुष्ट हों। ये मेरा प्रयास रहेगा अपने विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।